यही इसी साइंस को सामने रखते हुए हम इस चिलर को इसके अंदर डीप वैक्यूम करते हैं। अब इस जनरेटर के अंदर हमने हीट को जनरेट करना होता है। अब वगैरह बनी होती हैं इन ट्यूब्स के ऊपर। ये जो है ये इसका रेफ्रिजरेंट पंप है। पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि इस जो चिलर है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, यानी कि चिल्ड वाटर भी लो चला गया है। ये हमारे पर्ज टैंक से आ रही है ये वाली लाइन, और ये जो आ रही लाइन ये हमारे शेल से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये मेरी बैक साइड में आप चिलर देख रहे हैं, ये जो अब्जॉर्प्शन चिलर्स होते हैं जिनको वैम चिलर्स भी बोलते हैं, इसका साइकिल भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसकी वर्किंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर बेसिक साइंस क्या यूज होती है, किस तरीके से ये कूलिंग करता है, तमाम फीचर, और उसके साथ साथ जो मेजर चीज है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, उनको आप कैसे उनसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले इस चिलर के बारे में काफी लोग पूछते हैं। इसका जो मेन सोर्स है वो बिजली तो एक मेन सोर्स है। उसके बाद इसके अंदर एक बर्नर होता है, गैस बर्नर। ये जो बर्नर है ये ऑयल ऑपरेटेड भी है और गैस ऑपरेटेड भी है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बर्नर का काम होता है हीट जनरेट करना। ये हीट आप हॉट वाटर से भी जनरेट कर सकते हैं, स्टीम से भी कर सकते हैं, जनरेटर की जो एग्जॉस्ट होती है फ्लू गैस उससे भी जनरेट कर सकते हैं। जो बेसिक मकसद है इस चिलर के अंदर, जो ये हमारा जो पार्ट है चिलर का, ये सबसे मेन पार्ट होता है जनरेटर, जिसको हम फर्स्ट स्टेज जनरेटर बोलते हैं। अब इस जनरेटर के अंदर हमने हीट को जनरेट करना होता है। अब आप कहेंगे कि चिलर के अंदर हम हीट क्यों जनरेट कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली बात, इस चिलर के अंदर हमारा कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता। उसका भी मैं वजह बताऊंगा क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो बेसिक मकसद इस चिलर के अंदर हम कंप्रेसर की जगह पे हम हीट को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो ये मेन जो कन्वेंशनल चिलर्स होते हैं उनसे किस तरह डिफरेंट है, इस तरह डिफरेंट है कि इसके अंदर हम जो रेफ्रिजरेंट आप एसीज के अंदर या चिलर्स के अंदर चार्ज करते हैं, इसके अंदर हम जो सिंपल वाटर होता है वो एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं। कैसी हैरानकुन बात है कि हम पानी को एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो इसके अंदर थर्ड जो मेजर चीज है वो है डीप वैक्यूम। अब डीप वैक्यूम इसके अंदर किया जाता है, इसके अंदर से तमाम एयर को बाहर निकाल देते हैं। अगर इसके अंदर जरा सी भी इस चिलर के अंदर एयर चली जाए तो आपका जो चिलर है ये काम करना छोड़ देता है। अब इसकी रीजन मैं आपको सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूँ कि इसके अंदर हम डीप वैक्यूम क्यों करते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हवा का प्रेशर है, हवा का दबाव है वो कम होता है। इस वजह से वहाँ पे ठंडक होती है, और जैसे जैसे आप सी लेवल पे आते हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है तो आपकी टेम्परेचर भी जो है वो भी रेज हो जाता है, बढ़ता जाता है। यही इसी साइंस को सामने रखते हुए हम इस चिलर को इसके अंदर डीप वैक्यूम करते हैं। जो इसके बाद इसका जो मेजर जो चौथी चीज है यानी कि फोर्थ नंबर पे, वो ये है कि इसके अंदर हम एक सोल्यूशन जो लिथियम ब्रोमाइड, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन मकसद तमाम चीज़ों का एक ही है। लिथियम ब्रोमाइड का ये काम होता है वो हम इसके अंदर एज ए अब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, यानी कि वो जो पानी है उसको अपने अंदर जज़ब करता है। लिथियम ब्रोमाइड जैसे एक नमक है, नमक की एक किस्म होती है, जब आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो मॉइस्चर को, बुखारात को अपने अंदर जज़ब करता है। जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो अपने अंदर से बुखारात को निकाल देता है। उसके बाद इसके अंदर जो कन्वेंशनल चिलर्स होते हैं उसके इस चिलर के अंदर एक दो पार्ट ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर
जब सेकंड स्टेज जनरेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कैमरामैन इस तरफ आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये एक पार्ट है, इस पार्ट को हम अब्जॉर्बर बोलते हैं। ये अब्जॉर्बर पार्ट है, ये हमारे कन्वेंशनल चिलर्स होते हैं उनमें नहीं होता। ये जो है ये हमारा वेपोरेटर है, ये आम चिलर्स के अंदर आपको मिल जाता है। उसके ऊपर वो हमारा है, वो है कंडेंसर। तो उसके अलावा ये इसका फर्स्ट स्टेज जनरेटर है। अभी मैं आपको इसका साइकिल बताता हूँ। सबसे पहले जो मेन इसके अंदर जो मेन पार्ट है, वो किसी भी चिलर का अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल बताएं तो वो उसके अवेपोरेटर से, यानी कि अवेपोरेशन से। जैसा कि सिंपल सी बात है कि अवेपोरेशन बाय अब्जॉर्प्शन है, तो इसलिए हम इसको वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये इसके अंदर अवेपोरेटर है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये इसका अवेपोरेटर है। अवेपोरेटर के अंदर क्या होता है कि हमारा ये जो बिल्डिंग से चिल्ड वाटर आ रहा है, हमने इसको ठंडा करना है। इसके अंदर जो बिल्डिंग से पानी आ रहा है उसको ठंडा करना है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेंट यानी कि पानी है, वो ट्यूब्स के ऊपर स्प्रे होता है, तो वो आपका क्या करता है, पानी को ठंडा कर देता है। अब पानी कैसे ठंडा करता है? वैक्यूम की वजह से, कि इसके अंदर डीप वैक्यूम है, पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि इस चिल्ड वाटर से भी कम हो जाता है। अब चिल्ड वाटर जब गुजरेगा तो रेफ्रिजरेंट इसके ऊपर स्प्रे होगी। इसका रेफ्रिजरेंट पंप लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस साइड पे कैमरामैन आए तो रेफ्रिजरेंट पंप है। अब रेफ्रिजरेंट पंप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पानी है, तो पानी को इसके ऊपर शावरिंग ट्रे वगैरह बनी होती हैं इन ट्यूब्स के ऊपर। ये जो है ये इसका रेफ्रिजरेंट पंप है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट पंप यहाँ से इसकी सक्शन कर रहा है और ये डिस्चार्ज की लाइन है। ये इसके अंदर सारी चीजें इसी के अंदर होती हैं। शावरिंग ट्रे है, ट्यूब्स के ऊपर एक पूरी ट्रे बनी है। ये जो रेफ्रिजरेंट है ये उसके अंदर जा रही है, वहां से शावर हो रही है, चिल्ड वाटर ट्यूब में से गुजर रहा है। ट्यूबों के ऊपर वो रेफ्रिजरेंट जो है वो ठंडी रेफ्रिजरेंट गिर रही है, तो वो चिल्ड वाटर गर्म ठंडा हो रहा है। अब जब रेफ्रिजरेंट चिल्ड वाटर के ऊपर गिरती है, चिल्ड वाटर ठंडा हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है जब, तो रेफ्रिजरेंट जो पानी है वो बुखारात की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब इससे जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अवेपोरेटर और इसका जो अब्जॉर्बर है वो एक ही शेल में, कहीं पे भी अब्जॉर्प्शन चिलर आप देखेंगे तो आपको इसका अब्जॉर्बर और अवेपोरेटर एक ही शेल में। अब एक शेल का क्या मकसद है, मतलब है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कैमरामैन इस साइड पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अब्जॉर्बर और अवेपोरेटर हमेशा एक सेल में होंगे। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट है, ये हमारा अब्जॉर्बर है। अब वो कह रहा है यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो अवेपोरेट हो रही थी, तो वो उड़ के हमारे इस अब्जॉर्बर में आ रही है। अब्जॉर्बर में क्यों आ रही है? क्योंकि अब्जॉर्बर में प्योर लिथियम है, लिथियम उसके अंदर मौजूद है। जो कहाँ से आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब रेफ्रिजरेंट को, मैंने आपको बताया था, लिथियम की ये खासियत है कि जब वो ठंडा होता है तो वो अपने अंदर बुखारात को जज़ब कर लेता है। अब यहाँ से एवापोरेट उड़ के हमारे अब्जॉर्बर में आए। अब्जॉर्बर में अब सोल्यूशन कंडेंसर उसको ठंडा कर रहा है। ये कंडेंसर की इनलेट है, जो पानी हमारा कूलिंग टावर से आ रहा है वो हमारे सबसे पहले अब्जॉर्बर में आता है, लिथियम को ठंडा करता है। लिथियम जब ठंडा होता है तो अब जो रेफ्रिजरेंट एवापोरेट हुई है वो अब्जॉर्ब हो गई है। अब दोनों चीजें नीचे, ये हमारा लगा हुआ पंप। अब ये पंप क्या करता है, ये पंप इन दोनों के मिक्सर को, यानी कि इस लिथियम में हमारी रेफ्रिजरेंट भी मिक्स है, वो लेके जाएगा हाई हीट एक्सचेंजर से, लो हीट एक्सचेंजर से गुजर के वो हमारे आएगा हमारे फर्स्ट स्टेज जनरेटर में। अब फर्स्ट स्टेज जनरेटर का क्या काम है? फर्स्ट स्टेज जनरेटर का ये काम होता है कि इसको हीट दी जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब हम सोल्यूशन को, रेफ्रिजरेंट को और लिथियम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब मैंने बताया था कि जो लिथियम ब्रोमाइड है उसको हम जब हीट देंगे तो वो जो उसने अपने अंदर रेफ्रिजरेंट जज़ब किया उसको बुखारात में, अब यहाँ पे 200 से 200-250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब ये लिथियम ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो पानी है
वो इसमें से रेफ्रिजरेंट वो स्टीम बन जाती है। जब वो स्टीम बनेगी तो वो आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड पे आपको एक लाइन नजर आ रही है, वो हमारी स्टीम जो बन रही है वो इस लाइन के जरिए हमारे ऊपर सेकंड स्टेज जनरेटर में जाएगी। वो आप देख रहे हैं स्टीम हमारे सेकंड स्टेज जनरेटर में चली गई और जो सोल्यूशन था वो हमारा पंप की मदद से वो भी सेकंड स्टेज जनरेटर में ही जाएगा, लेकिन हीट एक्सचेंजर से गुजरता हुआ। दोनों के टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे, हीट एक्सचेंजर में उनके टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे और जो रेफ्रिजरेंट होगी वो हमारे चले जाएगी कंडेंसर में। यानी कि जो रेफ्रिजरेंट थी वो इसी के साथ हमारा कंडेंसर है, रेफ्रिजरेंट वहां से कंडेंसर में शिफ्ट हो जाएगी। कंडेंसर में से जो कूलिंग टावर का पानी है वो उस स्टीम को दोबारा लिक्विड में बना देगा और वो पानी यानी कि दोबारा हमारे एवेपोरेटर में आ जाएगा। एवेपोरेटर क्योंकि शेल और जो शेल है वहाँ पे एवेपोरेटर के अंदर टेम्परेचर जो वैक्यूम है वो बिल्कुल लो होता है। जैसे ही वहाँ पे आएगा तो उस रेफ्री जो पानी है, सिंपल वाटर है, डिस्टिल वाटर है, उसका टेम्परेचर दोबारा यानी कि ठंडी हो जाएगी और वो दोबारा स्प्रे होगी। ये सिलसिला इसका चलता रहता है। जो हमारे सेकंड स्टेज जनरेटर में सोल्यूशन किया था वो हमारा अब्जॉर्बर में जाएगा, अब्जॉर्बर में से हमारा कूलिंग टावर पहले इन हो रहा है, वहाँ पे हमारा सोल्यूशन भी ठंडा हो जाता है। यानी ये सिस्टम इसका साइकिल चलता रहता है। ये तो हो गया इसकी वर्क जो काम कैसे करता है। अब उसके अलावा ये बर्नर है, बर्नर हमारा इसके अंदर, इसके ऊपर मैं अलग भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर इसकी कंप्लीट वर्किंग होगी। बर्नर का काम बेसिकली इस जनरेटर को, इस चिलर को हीट देना होता है। ये डिफरेंट टाइप के बर्नर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के बर्नर होते हैं और लेकिन इनका काम सिर्फ इस चिलर को हीट प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर ये गैस और ऑयल है, इसके अंदर मैंने फ्लू गैस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा हॉट वाटर होता है, स्टीम टाइप होता है, डिफरेंट टाइप के इसके सोर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है जो कि एक मेजर कॉमन फॉल्ट है इस चिलर का। उससे कैसे बचा जा सकता है? उससे जो सबसे जो ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन होती है वो आपका जब आपका चिलर फुल लोड से पार्शियल लोड की तरफ शिफ्ट होता है और आपके जो कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर वो डाउन चला जाता है। किसी भी वजह से फैन बंद नहीं होते या मौसम का ज्यादा टेम्परेचर डाउन नीचे हो जाना, तो वहाँ पे आपका जो चिलर है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। यानी कि चिल्ड वाटर भी लो चला गया, उसके साथ कंडेंसर वाटर भी आपका लो चला गया। उसके बाद अगर कोई आपका पंप खराब हो जाता है और चिलर अलार्म नहीं देता, किसी भी वजह से सेफ्टी एक्टिव नहीं होती, तो फिर भी आपका जो चिलर है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है। उसके अलावा भी कई रीजन हैं जो इसमें क्रिस्टलाइजेशन की वजह बन सकती है। सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो आपका जो सेकंड स्टेज जनरेटर से आपका अब्जॉर्बर की तरफ सोल्यूशन आता है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो डेली रूटीन की चेक करने की चीज़ें होती हैं वो इसके पैरामीटर्स हैं। वो आप इसके इस मशीन के डेली पैरामीटर्स चेक करें ताकि आपको इनके पैरामीटर से भी आइडिया हो जाएगा कि मशीन आपकी क्रिस्टलाइजेशन की तरफ तो नहीं आ रही। बाकी इसके अंदर आप रीडिंग चेक करें, डेली रीडिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलार्म्स हैं, इसके तमाम चीज़ें आप डेली बेसिस के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो इससे नेक्स्ट चीज़ है, आपने इसका वैक्यूम लाजमी देखना होता है। अगर आपका वैक्यूम हाई चला जाता है तो आपकी मशीन काम करना छोड़ देती है। वैक्यूम के बारे में आपको बता दूं, 2-3 तरह से इसको हम वैक्यूम करते हैं। एक तो मशीन सेल्फ वैक्यूम भी करती है, लेकिन कोशिश करें आप इसको सेल्फ मूड पे ना छोड़ें। किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वाल आपका कोई सोलिनॉइड वाल नहीं काम कर सकता। आप इसको मैनुअल मूड पे ही रखें, लेकिन आपकी सेफ्टी सारी एक्टिव होनी चाहिए। मैनुअल मूड में भी अगर आपने वैक्यूम करना है तो कोई ना कोई डेजिग्नेटेड बंदा आपका वैक्यूम मशीन के ऊपर लाजमी खड़ा हो। ये इसका वैक्यूम पंप है। अब इस वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, याद रखना, ये जो लाइन आ रही है ये ऊपर से 2 लाइन आ रही है। ये देखिए जरा ऊपर इस साइड पे दिखाइएगा, ये जो 2 लाइन हैं ये आपको पता होना चाहिए कि लाइन कहाँ से आ रही हैं। ये जो लाइन आ रही है ये हमारे पर्ज टैंक से आ रही है, ये वाली लाइन, और ये जो आ रही लाइन ये हमारे शेल से आ रही है। अब पर्ज टैंक का क्या मतलब होता है कि तमाम चिलर्स के डिफरेंट पार्ट से एक इस तरह की छोटी लाइन लेके पर्ज टैंक के अंदर डाली जाती है। तो तमाम चिलर की एयर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पर्ज टैंक में इकट्ठी होती है। हम पर्ज टैंक से एयर को निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो
क्योंकि शेल में हमें डीप वैक्यूम चाहिए होता है। तो शेल में डीप वैक्यूम करने के लिए ये जो लाइन है ये अलग से लाइन दी जाती है, ताकि आपने इसमें से शेल को आपने वैक्यूम करना है तो आप इस लाइन को, ये जो वाल है ये आप खोलेंगे, ये मैनुअल वाल्व हैं। उसके ऊपर हमारे एल्की वाल्व हैं, एल्की वाल्व हमारे खुले होते हैं। ये डायफ्राम वाल्व हैं। उसके बाद हमारे ये सोलिनॉइड वाल्व हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सोलिनॉइड वाल्व हैं जो कि ऑटोमेटिक हमारे ऑपरेट होंगे जब हम पंप को ऑन करेंगे। तो ये सेफ्टीज हैं, आप इनको लाजमी चेक करते रहें। कहीं पे कोई सेफ्टी अगर आपकी काम नहीं करी तो वैक्यूम की सूरत में आपका ये चिलर काम नहीं करेगा। उसके अलावा इससे जो नेक्स्ट चीज़ है, आपने चिलर के अंदर जो पानी है, चाहे आपका चिल्ड वाटर है या आपका कूलिंग वाटर है, उसका पीएच और टीडीएस, यानी कि उसका टीडीएस और पीएच आपने लाजमी मेंटेन करनी है, ताकि आपको इसके अंदर जो चिलर्स के स्केल है, ये आप देखें, ये हमारा सिस्टम है। ये सिस्टम हमारा केमिकल फीडिंग, ये सेंसर लगे हुए हैं, पीएच और टीडीएस सेंसर, ये इनके कंट्रोलर लगे हुए हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी पीएच और टीडीएस। चिल्ड वाटर में भी लगा हुआ है और कूलिंग वाटर में भी। ये अगर नहीं हाई होगा तो मशीन में सर्जिंग के ऑप्शन आएंगे, स्केलिंग होगी और मशीन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी। आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मशीन के बारे में बता दी हैं डिटेल से। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।